नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में करंट अफेयर से कुछ खास और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो की गुणवत्ता के बारे में पता चले, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग को इस तरह की वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको आपके थ्रू मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर कोई जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे आंसर, नहीं तो यहाँ पर डिटेल में तो रहेगा ही। तो देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का पहला लोकपाल किसे मनोनीत किया गया है। और देखिए, जो उत्तर है वो हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, तो ये भारत के पहले लोकपाल हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर भारत में प्रथम कौन है तो इससे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यह जीके जो है हमेशा आने वाले समय में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत का पहला व्यक्ति कौन है इस तरह के प्रश्नों के लिए। तो पिनाकी चंद्र घोष है भारत का पहला लोकपाल। इसे आप रट जाइए क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो आइए इनके बारे में कुछ खास और महत्वपूर्ण बात जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात कि पिनाकी चंद्र घोष हैं कौन। तो देखिए, ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, और कुछ समय पहले ही लोकपाल खोज समिति ने जो है अध्यक्ष और सदस्य के पद के लिए आवेदन मांगे थे। तो इस तरह वे भारत के पहले लोकपाल होंगे। अब देखिए, लोकपाल का अध्यक्ष बनने के लिए उम्मीदवार जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अथवा भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, वित्त, विधि अथवा प्रबंधन के क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षों से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। देखिए, यानी कि 25 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए था भारत के पहले लोकपाल होने के लिए। ये सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद देखिए, लोकपाल का न्यायिक सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। इसके अलावा लोकपाल के अन्य सदस्य कम से कम 25 वर्षों से भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, वित्त, विधि अथवा प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े हुए होने चाहिए। तो 25 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस बहुत ही लंबा था। अब देखिए, लोकपाल खोज समिति के सदस्य जो है ये जस्टिस सखाराम सिंह यादव, पूर्व एसबीआई के चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य, सेवानिवृत्त आईएएस अफसर रंजीत कुमार, पूर्व गुजरात पुलिस प्रमुख ललित के पवार, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश शब्बीर हुसैन एस खंडावाला, उसके बाद प्रसार भारती के चेयरपर्सन ए सूर्यप्रकाश तथा इसरो के पूर्व प्रमुख एएस किरण कुमार हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब देखिए, लोकपाल का चयन कैसे। तो खोज समिति द्वारा जो है प्रस्तावित नामों की छंटनी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया गया। और यही सारे बहुत सारा था। इस चयन समिति में लोकसभा स्पीकर, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा प्रमुख न्यायाधीश द्वारा मनोनीत अन्य कार्यशील न्यायाधीश तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत प्रतिष्ठित न्यायाधीश शामिल थे। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे इस चयन समिति में। अब भाई नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, अगर आपको पता है तो कमेंट करेंगे कि इसरो के किस पूर्व वैज्ञानिक को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही रोचक कहानी है। अगर फिल्म को देखा है तो फिल्मी ये लगता है ये। देखिए, जो पुरस्कार मिला है और जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नंबी नारायण को। इनसे जुड़ा जो कहानी है आप दोस्तों जान लीजिए, लगेगा फिल्मी कहानी है ये। देखिए, इसरो के जो पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, पद्म भूषण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान है, और नंबी नारायण को विकास इंजन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। देखिए, विकास इंजन का उपयोग शुरुआती में PSLV यानी PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए किया गया था। इस इंजन का उपयोग इसरो के चंद्रयान तथा मंगलयान मिशन के लिए भी किया जा चुका है।
देखिए नंबी नारायण इसरो के क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे थे। तब 1994 में उन्हें जासूसी के झूठे आरोप में फंसाया गया था। देखिए ये बड़ी बात है, एकदम फिल्मी लगता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि इतने बड़े चंद्रयान या मंगलयान मिशन के लिए से जुड़े हुए थे और क्रायोनिक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, उन पर 1994 में जासूसी के झूठे आरोप में फंसाया गया था। उन पर रॉकेट तथा सैटेलाइट लॉन्च के गोपनीय डाटा को बेचने का आरोप लगाया था। लगता है फिल्मी है, लेकिन उन्हें दिसंबर 1994 में गिरफ्तार किया गया तथा उन पर जासूसी का आरोप लगाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें 1998 में निर्दोष घोषित करते हुए सभी दोष से मुक्त किया था। और देखिए 2018 में उनके लिए क्षतिपूर्ति घोषणा भी की गई थी। उसी के बाद देखिए पद्म पुरस्कार जो है, इसमें पद्म पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। जो आरोप लगे थे वे सब निराधार थे और बिल्कुल फिल्मी लगता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि हाल ही में चर्चा में रहे सोयूज स्पेस क्राफ्ट किस देश से संबंधित है। ठीक है, और देखिए दोस्तों जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा ये रूस। देखिए सोयूज रूसी सोयूज स्पेस क्राफ्ट जो है ISS पर सफलतापूर्वक जो है पहुंच गया है। इस स्पेस क्राफ्ट में नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग, क्रिस्टीना कोच तथा रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवचिनी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सफलतापूर्वक पहुंच गया है। देखिए ये जो ले गए इनको, तो ये सारा है। अब देखिए दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है पृथ्वी के निम्न कक्षा में एक आवासीय कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और यह पृथ्वी से 330 से 435 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ पर है अंतरिक्ष में, ठीक है, या आकाश में, तो आप बता सकते हैं कि पृथ्वी से जो है 330 से 435 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। अब ये ऐसा नहीं कि एक ही स्थान पर ये चूँकि घूम रहा है। अब देखिए यह 92 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। ठीक है, अब यह एक दिन में 15.5 बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है, समझे ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 92 मिनट में पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा करता है, साथ साथ यह एक दिन में 15.5 बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब दोस्तों देखिए ISS कार्यक्रम 5 अंतरिक्ष एजेंसियों यानी कि नासा जो कि अमेरिका का है, रोसकॉस्मोस जो कि रूस का है, जाक्सा जापान का है और ESA यूरोप और CSA कनाडा का संयुक्त कार्यक्रम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ खास इंपॉर्टेंट है आप इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात था जो आपके व्यवहारिक जीवन के लिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 4 है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सिंगल यूज प्लास्टिक तथा सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर प्रस्ताव को मंजूर किया है। और जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा द्वारा। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के चौथे सत्र का आयोजन जो है 11 मार्च से 15 मार्च 2019 को केन्या की राजधानी नैरोबी में किया गया और इस सत्र में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने सिंगल यूज प्लास्टिक तथा सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर 2 प्रस्तावों को मंजूर किया है। देखिए 2019 की थीम जो है पर्यावरणीय चुनौतियों तथा सतत उत्पादन व उपभोग के लिए नवोन्मेषी समाधान थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब जो थीम है उस थीम के बारे में ध्यान रखेंगे। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते। प्रश्न नंबर जो है 5, किस भारतीय मनोवैज्ञानिक को 2019 का हंस कीलियन अवार्ड प्रदान किया जाएगा। देखिए उत्तर है ये सभी भारत के प्रमुख मनोवैज्ञानिक का नाम है और जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आशीष नंदी को। तो आशीष नंदी है जिनको हंस कीलियन अवार्ड प्रदान किया जाने वाला है। अब आइए इनके बारे में कुछ खास और महत्वपूर्ण बात जानते हैं। दोस्तों आशीष नंदी को 9 मई को यह पुरस्कार जो है प्रदान किया जाएगा और वे इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले एशियाई मनोवैज्ञानिक होंगे, यानी साइकाइट्रिस्ट होंगे। अब देखिए उन्हें यह पुरस्कार जर्मनी के शहर
जर्मनी के रूहर विश्वविद्यालय में प्रदान किया जाएगा, समझ रहे हैं, रूहर विश्वविद्यालय। और हंस किलियन अवार्ड मनोविज्ञान व मनोविश्लेषण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार जर्मनी के कोहलर फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का नाम सामाजिक मनोवैज्ञानिक व मनोविश्लेषक हंस किलियन के नाम पर रखा गया है। यानी एक व्यक्ति हैं हंस किलियन, उनके नाम पर रखा गया है। और इस पुरस्कार को प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को सर्वप्रथम 2011 में प्रदान किया गया था और इस पुरस्कार के विजेता को 80,000 यूरो जो है प्राइज मनी दी जाती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है दोस्तों 6 है कि पश्चिमी नील बुखार का वाहक कौन है। एक्चुअली हाल ही में चर्चा में रहा ये पश्चिमी नील बुखार, तो ये किसके कारण ही होता है। देखिए जो उत्तर है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, मच्छरों के द्वारा जो है ये बुखार होता है, पश्चिमी नील बुखार। दोस्तों पश्चिमी नील बुखार मच्छरों के कारण होने वाला वायरल बुखार है और भारत में यह काफ़ी दुर्लभ है। पश्चिमी नील बुखार फ्लेविरिडे परिवार का सदस्य है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कहा है कि यह रोग क्यूलेक्स नामक मच्छरों के काटने से तब होता है जब यह मच्छर संक्रमित पक्षियों का भक्षण करते हैं। यह संक्रमण तभी निश्चित किया जा सकता है यदि दूसरा सैंपल टेस्ट में भी सकारात्मक आता है। देखिए प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं कि ब्रिक्स शेरपा, ठीक है, ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन किस देश में किया गया। और देखिए उत्तर है दोस्तों ये जो हुआ है ब्राज़ील, आंसर डी हो जाएगा, ब्राज़ील में। दोस्तों देखिए 15 मार्च को ब्राज़ील के करितीबा में ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन किया गया और यह ब्राज़ील जो है ब्राज़ील अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक थी। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव TS तिरुमूर्ति ने की। इस बैठक में भारत ने ब्राज़ील द्वारा प्रस्तुत किए गए मुद्दों पर सहमति प्रकट की है। तो याद रखेंगे TS तिरुमूर्ति जो थे ब्रिक्स शेरपा में गए थे, प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है दोस्तों 8 है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में किया गया है। इसके उत्तर जो है वह है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि भारत। फीफा 20 अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में होने वाला है और हाल ही में इसकी घोषणा फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने की है। यह निर्णय अमेरिका के मियामी में आयोजित फीफा परिषद की बैठक में लिया गया और इससे पहले भारत ने 2017 अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का सफल आयोजन भी किया है। देखिए अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत 2008 में हुई थी। इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष बाद किया जाता है और 2018 में इसका आयोजन उरुग्वे में किया गया था, जिसे स्पेन ने जीता था। ठीक है, फीफा से जुड़ा कुछ और बात। देखिए फीफा जो है विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करता है। फीफा की स्थापना 1904 में की गई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख में स्थित है। फुटबॉल के नियम फीफा के द्वारा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ बोर्ड द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में जान लीजिए कि इसकी स्थापना 23 जून 1937 को की गई थी, जो कि भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करता है और यह देश में फुटबॉल प्रतियोगिता को मंजूरी देता है तथा आयोजन भी करता है। वर्तमान में भारत में आयोजित की जाने वाली फुटबॉल प्रमुख प्रतियोगिताएं हैं इंडियन सुपर लीग, आई लीग तथा फेडरेशन कप। IIF को फीफा से 1948 में एफिलिएटेड किया गया था। ये था कुछ खास और बात भारत से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर जो 9 है कि हाल ही में किस बैंक ने 70 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांग जनों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस लॉन्च किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डोर स्टेप, यानी कि घर के दरवाजे पर जाकर बैंकिंग सेवा देना। किस बैंक ने? देखिए दोस्तों ये उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने।
ये ऐसा प्रश्न है जो कि आने वाले तमाम लोगों के नॉलेज को बढ़ाएगा भी, साथ साथ स्टैटिक टाइप का भी काम करेगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। देखिए हाल ही में SBI ने 70 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस लॉन्च की है, और इस सेवा के लिए योग्य ग्राहक को वित्तीय ट्रांजैक्शन के 100 रुपये की फीस तथा गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए 60 रुपये की फीस अदा करनी होगी। यानी फ्री नहीं है, 100 रुपया वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए 100 रुपया और गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए 60 रुपया जो है फीस देना होगा। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए ग्राहक के खाते की KYC यानी कि नो योर कस्टमर पूरी होनी चाहिए। ग्राहक का मोबाइल नंबर खाते से जुड़ा होना चाहिए तथा ग्राहक का आवास बैंक की शाखा के 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। हालांकि यह सेवा संयुक्त खाते, अल्पवयस्क खाते और गैर व्यक्तिगत खाते के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। तो यानी कि ज्वाइंट खाता या माइनर जो माइनर है वह खाता और या गैर व्यक्तिगत खाते के लिए ये उपलब्ध नहीं है। इस सेवा के तहत जो है कैश पिकअप यानी कि पैसा ले सकता है, डिलीवरी भी दे सकता है, चेक भी ले सकता है, चेक बुक मिलेगा डोर स्टेप पर यानी कि घर पर, ड्राफ्ट और टर्म डिपॉजिट की डिलीवरी भी होगी। जीवन प्रमाण पत्र जो कि लाइफ सर्टिफिकेट लोगों से लिया जाता है, नौकरी पेशा लोगों से जो रिटायर है उनसे भी, और साथ साथ इनकम टैक्स के लिए फॉर्म 15H का भी पिकअप इत्यादि सेवा प्रदान किया जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो दोस्तों ये था आम जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा न्यूज़। आइए नेक्स्ट जबकि 10 नंबर प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में खगोल शास्त्रियों ने सुबरू टेलीस्कोप की सहायता से पृथ्वी से कितना प्रकाश वर्ष दूर जो है अति विशालकाय 83 ब्लैक होल की खोज किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जो दोस्तों उत्तर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 13 प्रकाश वर्ष दूर। देखिए जापान, ताइवान और प्रिंसटन विश्वविद्यालय के खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी से 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर अति विशालकाय 83 यानी 83 ब्लैक होल की खोज की है। इसके लिए जापान की राष्ट्रीय वेधशाला के सुबरू टेलीस्कोप यानी सुबरू टेलीस्कोप जो है जापान की राष्ट्रीय वेधशाला का है, और इस टेलीस्कोप मतलब सुबरू टेलीस्कोप के हाइपर सुप्राइमर कैम उपकरण का उपयोग किया है। यह टेलीस्कोप हवाई के मोनाकिया पर्वत पर स्थित है। यह विशालकाय ब्लैक होल सूर्य के अरबों गुना बड़े हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए सुबरू टेलीस्कोप जो है ये हवाई के मोनाकिया पर्वत पर स्थित है और जापान के राष्ट्रीय वेधशाला के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर जो 11 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए ग्रेटा थर्नबर्ग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, को 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया है। वे किस देश से है? अभी तो मनोनयन हुआ है। और देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है आते रहते। देखिए उत्तर जो है दोस्तों ये हो जाएगा बी यानी कि स्वीडन। देखिए स्वीडन के 16 वर्षीय हैं, ये 16 साल के हैं, ग्रेटा थर्नबर्ग, और 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया है। ग्रेटा जो है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्य करती है, एक महिला है, और ग्रेटा स्कूल स्ट्राइकर फॉर क्लाइमेट मूवमेंट की संस्थापक भी है। इस आंदोलन की शुरुआत पिछले वर्ष हुई थी जब ग्रेटा ने स्वीडिश संसद के बाहर अकेले विरोध प्रदर्शन किया था। बहुत बड़ी बात है अकेले विरोध प्रदर्शन करना। उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने के लिए छात्रों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। यदि ग्रेटा इस पुरस्कार को जीत जाती हैं तो वे नोबेल पुरस्कार की सबसे युवा विजेता बन जाएंगी। इससे पहले मलाला यूसुफजई 2014 में 17 वर्ष की आयु में नोबेल शांति पुरस्कार जीती थी। देखिए नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की घोषणा अक्टूबर 2019 में की गई थी, एक्चुअली की जाएगी अक्टूबर 2019 में की जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है ये ग्रेटा थर्नबर्ग जो कि पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक जो है ये करंट अफेयर्स का सेशन कैसा लगा मुझे अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी में और आपके आम दिन के जो प्रश्नों को लेकर ऐसी तैयारी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए, सबसे पहले मैं कहूँगा लाइक का बटन दबाइए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। साथ साथ दोस्तों
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।